हेलो यूट्यूब एंड इन्वेस्टर कम्युनिटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स पे चर्चा। ये चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि पोटेंशियल मल्टी बैगर बन सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एसएमई से लेकर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि आगे जाके डबल या ट्रिपल हो सकते हैं फ्रॉम करंट मार्केट कैप। तो आज हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में डबल हो सकता है फ्रॉम इट्स करंट मार्केट कैप। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल, उसके बिजनेस वर्टिकल्स, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में है ये कंपनी, इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है, उसमें पॉलिसी टेलविंग्स कैसी है जिससे इसको पुश मिल रहा है, जिससे मुझे लगता है कि ये मल्टीबैगर हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके फाइनेंशियल्स। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है साइंसिस टेक। तो चलिए इस बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल है। एक है जियो स्पेशल एंड इंजीनियरिंग सर्विस और दूसरा है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। अभी जियो स्पेशल एंड इंजीनियरिंग सर्विस में क्या करती है कंपनी कि जो भी पर्टिकुलर ज्योग्राफी होती है उससे रिगार्डिंग जो सैटेलाइट इमेजरी होती है, जो 3D मॉडलिंग होती है, वो उसका काम जो होता है वो जियो स्पेशल में कवर किया जाता है। तो उससे कंपनी क्या करती है कि उससे डेटा क्रिएट करेगी वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, उससे एनालिटिक्स रेडी करेगी और एनालिटिक्स एनालिटिक्स के बेस पे वो लोग डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे जो इनके क्लाइंट्स है उसको इफेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करें। तो कंपनी बेसिकली जियो स्पेशल में ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और जियो स्पेशल के अगर हम और डीप में जाए तो कंपनी के रफली 4 सेगमेंट्स है, उसमें भी एक वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और एज सर्विस। तो अभी मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो 70% गवर्नमेंट से आता है और उसमें भी रफली 65% तो वाटर डिपार्टमेंट से ही आता है। तो अगर हम देखें तो कंपनी को जल जीवन मिशन यूपी में जो इम्प्लीमेंट अभी हो रहा है उसका इंस्पेक्शन के लिए गवर्नमेंट से ऑर्डर आया था। तो इसमें कंपनी क्या करती थी कि जो भी अभी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन जितना हुआ है जल जीवन मिशन का, कि कहाँ कहाँ पर भी पाइप्स ली हुई है, कहाँ पर कितना पानी अभी सप्लाई हो रहा है, वो वहाँ के जो रूरल एरियाज है वो जहाँ पर पानी पहले नहीं था अभी वहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, वहाँ पर कितना पानी अवेलेबल है अभी, वो सारा का सारा रियल टाइम डेटा गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं डैशबोर्ड के फॉर्म में। तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि उनका ऑन ग्राउंड कितना इम्प्लीमेंट हुआ है अभी तक जल जीवन मिशन। और दूसरा क्या है कि उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी काफी सारे वाटर रिलेटेड अवार्ड्स मिले हैं। तो बेसिकली वाटर में ये लोग करते क्या है कि वाटर मैनेज कैसे करें। यहाँ पर जैसे लिखा है कि वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी वाटर रिलेटेड यूटिलाइजेशन कैसे करें, कि उनको क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र में कोई एक म्यूनिसिपालिटी है तो वो म्यूनिसिपालिटी के आजू बाजू में कितना पानी है, वो म्यूनिसिपालिटी में अभी कितना पानी है, उसका डेटा इनके पास रहता है। वो डेटा से क्या करते हैं कि आ, वो डेटा से उनको पता चलेगा कि कितना कहाँ पर पानी अवेलेबल है। तो उसको डिसेमिनेट कैसे करें आजू बाजू के हाउस होल्ड में जो हमारे रोज घर पे आता है पानी म्यूनिसिपालिटी का, तो वो सप्लाई कैसे करें, कितना करें, कहीं पर कोई आउटेज तो नहीं हो गया पानी का तो वहां पर कैसे सप्लाई करें। तो ये कैसा होता है कि ये लोग के पास रियल टाइम डेटा रहता है सारी चीजों का। तो उससे क्या पता चलता है कि वाटर कहाँ पर अभी यूटिलाइज करें। तो अभी वैसे भी आपको पता है कि वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है। तो उसमें क्या होता है कि उसका इफेक्टिव यूजेज करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये सेम चीज कंपनी एनर्जी में भी कर रही है। एनर्जी में कैसे कि जहाँ पर भी ग्रिड है तो ग्रिड के यहाँ पर उनके सेंसर्स जो है वो प्लेस किए गए हैं। तो उससे क्या होता है कि कहाँ कहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिसेमिनेट कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन इनको मिलता है। तो कहीं पर भी अगर आउटेज हो जाता है तो वहां पर कैसे और कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, तो ये इसका भी सोल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसके रिगार्डिंग भी कंपनी डैशबोर्ड बना के देती है म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट को। और जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी क्या करती है कंपनी की कहाँ कहाँ पर कैसे रोड बनाए जाए, उसके रिगार्डिंग वो पूरा सर्वे करती है ड्रोन से। और पूरा एक अगर सिटी है तो सिटी में कैसे रोड बनने चाहिए उसका पूरा एक 3D मॉडल रेडी करके देती है गवर्नमेंट को।
तो ये क्या होता है कि इससे एक स्मार्ट सिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह इस कंपनी को देखा जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात के बजट में रफली 1,13,000 करोड़ का ये जियो स्पेशल एंड इंजीनियरिंग सर्विस सेक्टर में अलोकेशन किया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और कंपनी का अगर हम अभी मार्केट कैप देखें तो रफली 1,200 करोड़ है। तो कंपनी अभी 1% भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड एज एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपनी एक कैसे स्मार्ट सिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सकती है फॉर गवर्नमेंट अक्रॉस वेरियस सिटीज। अभी कैसा है कि कंपनी ने उनके कॉन्कॉल में कहा था कि मेजोरिटी रेवेन्यू उनका महाराष्ट्र और यूपी से आ रहा है। तो अभी कंपनी के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज और पीपल है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कंपनी कैपेबिलिटीज ऑलरेडी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्टेट्स में है। तो यहाँ पर खाली उनको ऑर्डर्स अभी बिड कर रहे हैं। जैसे ही वो पर्टिकुलर स्टेट में स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो वो कंपनी वो प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करेगी। तो ये हो गया जियो स्पेशल एंड इंजीनियरिंग सर्विस का, जो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफी ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी के लिए। अभी दूसरा सेगमेंट है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में क्या है कि कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के बिजनेस में है। तो उसमें क्या करती है कंपनी की, अ, जो भी पैसेंजर व्हीकल होते हैं, जो ऑफ हाईवे व्हीकल होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल है, उनका जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग होता है वो पूरा का पूरा कंपनी करके देती है। तो अगर हम इनके क्लाइंट की बात करें टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में, तो बेंटली हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, कैटरपिलर हो गया। तो इससे मेरी क्लाइंट्स ये पर्टिकुलर कैटेगरी में है। तो इसमें भी एक है कि जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग है वो तो है ही है। प्लस ये क्या करते हैं कि ये कंपनीज को जब कोई नया फैक्ट्री आउटलेट प्लान करना होता है, तो वो फैक्ट्री आउटलेट में वो लोग ऑटोमेशन भी करके देते हैं। वो ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है वो कंपनीज में। और दूसरा कि अगर उनको प्लांट डालना है तो प्लांट का डिजाइन 3D मॉडलिंग करके देते हैं। तो ये भी एक उनका अच्छा बिजनेस मुझे लगता है। यहाँ पर भी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। अभी हम दूसरे इनके जो नए बिजनेस है उसकी अगर हम बात करें, तो कंपनी एक बिजनेस कंसल्टिंग के बिजनेस डेटा सेंटर कंसल्टिंग के बिजनेस में अभी एंटर कर रही है। तो डेटा सेंटर कंसल्टिंग, माइंड यू, इट इज कंसल्टिंग एंड नॉट डेटा सेंटर सेटअप। तो कंपनी डेटा सेंटर एक्चुअली में सेटअप नहीं कर रही, पर जो कंपनीज है जैसे अदानी हो गया, अनंतराज हो गया, वो उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो जाएंगे कि उनको वो कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करके देंगे। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि ऑप्शनलिटी है ये बिजनेस के अंदर, कि अभी वहां से अभी रेवेन्यू तो आ नहीं रहा, बट हाँ, अगर जैसे ही वो यहाँ पर रेवेन्यू स्टार्ट होगा तो ये दिस विल बी अ पोटेंशियल ग्रोथ ट्रिगर। और ऐसा एक दूसरा बिजनेस भी है जो मुझे लगता है कि ऑप्शनलिटी है ये पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, वो है जो नितिन गडकरी जी ने बीच में कहा था कि उनको सैटेलाइट से टोल कलेक्ट करना है। तो ये जो सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम है, उसके पास ये कंपनी के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है और वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम इंडिया में कर सके। तो अगर नितिन गडकरी जी ने ये सिस्टम अगर पास कर दी, तो ये कंपनी को इससे काफी बेनिफिट होगा। दिस कंपनी विल डेफिनेटली बी अ पोटेंशियल बिडर, ऐसा उन्होंने उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बोला था। तो अगर हम ओवरऑल इसके बिजनेस के बारे में देखें तो काफी सारे ग्रोथ ट्रिगर्स है। पॉलिसी टेलविंड है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट कर रही है बाय हैविंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ रफली 1,13,000 करोड़। दैट्स अ ह्यूज डील फॉर दिस सेक्टर। और जो कंपनी का और एक प्लान है कि उनको इनऑर्गेनिक भी ग्रो करना है, यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू भी ग्रो करना है। वो भी ऐसा है कि इंडिया में नहीं, बाकी बाहर के जो मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, यूएस मार्केट, कंपनी टारगेट करी है। वहां की कोई कंपनी को अगर परचेज करके जियो स्पेशल बिजनेस में घुस पाए तो वो भी एक पोटेंशियल ग्रोथ ट्रिगर बन जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस। So now let's talk about financials of the company and let's understand them in detail. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोविड लो के टाइम कंपनी का जो टर्नओवर था वो 185 करोड़ था, जो कि बढ़ के अभी हो गया है 253 करोड़ बाई FY 24। तो अगर सेल्स का हम लोग CAGR निकालें तो रफली 11% का कैगआर निकल रहा है FY 24 तक का। और अगर हम शेयर प्राइस उस टाइम पर देखें तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का शेयर प्राइस 150 से 750 हो गया है। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली उनके मार्जिन इंप्रूव किए हैं पोस्ट कोविड। तो मैनेजमेंट का एक्चुअली कहना ये है कि उनका जो 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वहां पर वो लोग ने इतना सारा डेटा
एक्यूमुलेट कर दिया है और उनके पास उतनी एक्सपर्टीज है कि वो अभी वो डेटा को यूज कर रहे हैं जो दूसरे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जहां पर वो बिड कर रहे हैं। तो उसकी उसकी वजह से थोड़ा उनका रिपल इफेक्ट हो रहा है। जो डेटा उन लोग को पहले कलेक्ट करना पड़ रहा था, वो अभी उनको कलेक्ट नहीं करना, वो डायरेक्टली वो डेटा को रीयूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनके टाइम और मैन पावर दोनों ही बच जाते हैं और एग्जीक्यूशन पीरियड भी उनका कम हो जाता है, जो रफली उनके हिसाब से 18 to 24 मंथ्स का गाइडेंस है कि कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो उनका रफली एग्जीक्यूशन टाइम रहता है 18 to 24 मंथ्स का। तो ये टाइम भी उनका कम हो जाता है क्योंकि वो डेटा को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके मार्जिन काफी इंप्रूव होंगे। तो कंपनी का अभी मार्जिन गाइडेंस है रफली 25 to 30% का, जो मुझे लगता है कि इट इज पॉसिबल टू अचीव इन द अपकमिंग ईयर्स। और अगर हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी एक असेट लाइट कंपनी है, जैसे ही आईटी कंपनी है तो उनके पास असेट तो फिजिकल इतने होते नहीं है, ना ही उनको फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत होती है। तो डेप्रिसिएशन नेचुरली यहाँ पर कम दिखेगा। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो 18 हुआ करता था 18 करोड़ का, वो अभी रिड्यूस होके 4 करोड़ हो गया है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली उनकी बोरोइंग रीपे कर रही है और लास्ट ईयर तक वो लोग ने उनकी जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी वो सारी रीपे कर दी है। तो उसके हिसाब से जो 4 करोड़ का अभी इंटरेस्ट दिख रहा है वो भी लीज लायबिलिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो है। तो कंपनी की एक्चुअली में नेट डेट जीरो है। तो कंपनी डेट फ्री और कंपनी में असेट भी काफी कम है, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी काफी कम है। और वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डेटर डेज जो उनके है वो ज्यादा है, क्योंकि उनका मेजोरिटी ऑफ जो सेल्स रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट से आता है। तो गवर्नमेंट पैसा देने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग ने उनके सप्लायर के साथ इतने अच्छे रिलेशन है और वो नेगोशिएट कर पाते हैं उनके सप्लायर के साथ कि जैसे ही गवर्नमेंट से पैसा आएगा वो उसके बाद ही उनको पेमेंट करेंगे। तो उसकी वजह से उनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी नेगेटिव है। तो उनका ना फिक्स असेट में पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ना ही वर्किंग कैपिटल में इतना पैसा अटक रहा है। और आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे तो वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। आप देखेंगे कि कंपनी के जो आरओसी है वो भी 9% जो हुआ करती थी वो अभी 22% हो गई है। तो कंपनी काफी फाइनेंशियली साउंड कंडीशन में है। तो मैंने तीन सिनेरियो क्रिएट किया है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो, एक बेस केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो। तो यहाँ पर जो डेटा मैंने लिया है वो डायरेक्टली मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वहां से लिया है। और उसके हिसाब से मैंने FY 25 का सेल्स का एस्टिमेट, एबिटा का एस्टिमेट और उसके हिसाब से फिर नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट लाके एक पी रेशियो मल्टीपल उनको दे दिया है। और वहां से मैंने नेक्स्ट ईयर का जो क्या मार्केट एस्टिमेटेड मार्केट कैप क्या होगा वो वहां पर डिसाइड किया है। तो उससे क्या पता चलेगा कि करंट मार्केट कैप वर्सेस नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2025 का मार्केट कैप। तो उससे उनको पोटेंशियल अपसाइड वहां से दिखेगा। तो लेट्स डिस्कस दैट। कंपनी ने अपने गाइडेंस में कंपनी ने अपने गाइडेंस में ये बोला है कि उनके पास अभी 750 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 200 करोड़ ऑलरेडी वो लोग ने ऑर्डर बिड किए हुए हैं। और कंपनी का जो स्ट्राइक रेट है वो 90% है। तो 90% इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट कैसे आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि कंपनी का कहना ये है कि वो वही प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं या वहीं पर बिड करते हैं जहां पर उनको कॉन्फिडेंस है कि वो लोग इजीली उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट कर ले बिफोर द शेड्यूल डेडलाइन। तो और उनके पास उसकी टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल हो उनके पास, वैसे प्रोजेक्ट्स में ही अप्लाई करते हैं, ना कि ब्लैंकेट सारे प्रोजेक्ट में। तो उससे क्या हो जाता है कि इनका विन रेट जो है वो काफी बढ़िया है। और जैसा कि आप देख रहे हो कंपनी ने गाइड किया है, उनका 200 करोड़ में से उनको लगता है कि 90% में वो विन करेंगे। तो इसलिए मैंने ये एज इट इज ले लिया है 90%। तो ये पोटेंशियल ऑर्डर बुक कैसे आया कि 750 करोड़ का ऑलरेडी उनके पास ऑर्डर है और 200 का 90% यानी 180 करोड़ का उनका पोटेंशियल और थोड़ा ऑर्डर बुक ऐड हो जाएगा। तो 930 करोड़ का उनका ऑर्डर बुक अभी है। और वो उनके हिसाब से 18 to 30 मंथ्स में उनका एग्जीक्यूशन पीरियड है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1.5 ईयर से लेकर 3 साल इतना उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन पीरियड है। तो मैंने एक एवरेज ले लिया है 2.5 फॉर माई बेस केस एंड 2.5 फॉर माई वर्स्ट केस। अभी मैं बेस केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू देखूँ तो 930 डिवाइड बाई 2.5 ईयर्स का जो उनका एग्जीक्यूशन पीरियड है तो 372 का उनका सेल्स बनता है नेक्स्ट ईयर का। और एबिटा मार्जिन
उनका 25% मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उन लोग ने ऑलरेडी गाइड किया है कि 25 to 30% का उनका एबिटा मार्जिन रहेगा। पर जैसा कि आप देख सकते हो, वर्स्ट केस में मैंने 20% लिया है ऑन द मिनिमम साइड। तो उस हिसाब से उनका 93 करोड़ का बेस केस में एबिटा बन रहा है। और उसमें से डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स जैसे एक्सपेंस हम माइनस कर दे तो रफली 30 करोड़ का वो एक्सपेंस हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट इनका 63 करोड़ का बन रहा है बाय द एंड ऑफ FY 25। और आईटी कंपनीज का अगर हम पी मल्टीपल देखें तो रफली 40 टाइम्स के अराउंड उनका मीडियन पी चलता है। फिर भी मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव रह के 30 का मल्टीपल दिया है कंपनी का। और आई थिंक सो अभी भी वो 30 के मल्टीपल के अराउंड ही ट्रेड हो रहा है, तो मैंने वही कंटिन्यू करके रखा है कि FY 25 के एंड में 30 का मल्टीपल ही रहेगा, सस्टेन करेगा। तो उस हिसाब से उनका रफली 1900 करोड़ का एस्टिमेटेड मार्केट कैप बन रहा है एज ऑन 31 मार्च 25। और अभी उनका मार्केट कैप चल रहा है 1170 करोड़। तो उसके हिसाब से हमको 62% का पोटेंशियल अपसाइड मिल रहा है यहाँ पर। और ये डेटा जो है वो मैंने उनके पास जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वहीं से लिया है। इसमें मैंने ग्रोथ जो ऑर्डर बुक में और ज्यादा ग्रोथ आएगा वो मैंने कंसीडर नहीं किया। इसमें मैंने बिजनेस में जो ऑप्शनैलिटी है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि कंपनी अभी डेटा सेंटर की कंसल्टिंग में भी एंटर हो रही है। ऑलरेडी नितिन गडकरी जी ने बोला है कि वो सैटेलाइट से टोल कलेक्शन सिस्टम स्टार्ट करने वाले, तो ये कंपनी विल बी अंडर अंडर कंसिडरेशन और ये अप्लाई करेगी जरूर से, क्योंकि उनको पता है कि ये कर सकती है, वो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एग्जीक्यूट कर सके वैसे प्रोजेक्ट्स। तो वो दो ग्रोथ ट्रिगर्स को तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा। यहाँ पर मैं खाली उनके पास अभी जो 750 करोड़ का ऑर्डर बुक है और 200 करोड़ का जो ऑर्डर पाइपलाइन है, उसके हिसाब से ही 62% का पोटेंशियल अपसाइड बन रहा है इन बेस केस। अगर आप वर्स्ट केस की बात करो तो 16% फिर भी वर्स्ट केस में, जहां पर मैंने एबिटा मार्जिन भी कंजर्वेटिव लिया है, जहां पर मैंने एग्जीक्यूशन पीरियड भी ओवर द लॉन्ग टर्म लिया है। और बेस्ट केस में अगर आप देखोगे तो मैंने 2 साल का उनका एग्जीक्यूशन पीरियड लिया है। और एबिटा मार्जिन मैंने 30% का लिया है जो मैक्स पॉसिबल है। तो उस हिसाब से रफली 210% का अपसाइड पोटेंशियल बन रहा है जस्ट बाई द एंड ऑफ FY 25। तो आप देख सकते हो कि ये, इसे मैं क्यों एक पोटेंशियल मल्टीबैगर की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। Now let's have a look at the charts of the CNC stack। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी अराउंड अप्रैल के टाइम्स जो हाई बनाया था, वहां से लेकर ये जो हाई है रफली 39% का लो बनाया। फिर ये लो से वापस से वो 40% जितना अप मूव आया, और उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट किया और वापस से ये रिटेस्ट हुआ है ये लेवल पे, रफली 660 680 के लेवल पे रिटेस्ट दिया। और अभी दो ग्रीन कैंडल बने अच्छे। तो दिस कैन बी कंसिडर एज अ वेरी गुड इंडिकेटर। यहाँ पर सपोर्ट लिया उसने, अब उसके जो चेंज इन पोलैरिटी वाली जो लाइन है वहां पर उसने अच्छा सपोर्ट लिया, रिटेस्ट दिया, और वापस से अभी वो अप मूव की तरफ बढ़ रहा है। तो इन टेक्निकल एनालिसिस भी कंसिडर कि ये जितना यहाँ पर फॉल आया था उतना का उतना अप मूव यहाँ पर आएगा। तो रफली 660 के लेवल से 40% का अप मूव यहीं से बन रहा है ऑन टेक्निकल बेसिस। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये स्टॉक को मैं क्यों एक पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक कहता हूँ। इसे हम लोग एक और चीज कहते हैं कि अंडर वैल्यूड जेम इन एन ओवर वैल्यूड मार्केट। क्योंकि ये स्टॉक में हर एक चीज है, कंपनी का ग्रोथ है, इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ है, पॉलिसी टेलविंड है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सेक्टर के पीछे 1,13,000 करोड़ का बजट प्लान किया हुआ है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो पॉलिसी टेलविंड भी है उनके पास। और कंपनी अभी मार्जिन भी एक्सपैंड कर रही है, कंपनी की बोरोइंग भी कम हो रही है, और वर्किंग कैपिटल डेज भी उनके जो है वो नेगेटिव है। तो इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ अंडरवैल्यूड जेम इन ओवरवैल्यूड मार्केट। और इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड स्टॉक पे चर्चा सेंस स्टैक पे यही समाप्त होता है। आई होप यू हैव लर्न एनीथिंग ऑफ वैल्यू। अगर आपने कुछ भी ऐसा सीखा हो तो प्लीज डू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हाँ, हमारे एक सर कहा करते थे, सीखना बंद तो जीतना बंद। सी अर्थ गांधी साइनिंग ऑफ।